Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with new lecture which is the classical theory of income and employment by Ms. Ariba Fatma. Okay. So first of all I would like to explain you that what is classical theory of income and employment और इससे भी पहले मैं आपको ये explain करना चाहूँगी बेटा कि there are two school of thoughts in economics. One is classical theory school and the second one is Keynesian school. ठीक है. तो सबसे पहले हमें जो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने दी है. ठीक है. केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करती है और क्लासिकल थ्योरी इनकम ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें जो पढ़ना है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुई थी एंड देन इसको क्रिटिसाइज किया गया था केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से. और अब जो है फाइनली केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को ही जो है वो सपोज किया जाता है, उसी को कंसीडर किया जाता है. So that's why before explaining the Keynesian theory of income and employment, I want to first look at the classical theory of income and employment. Okay. Now, there is the classical economists believe that in a pre-market economy, there was always a tendency toward the establishment of full employment of labor and there was sufficient demand for the output produced. ठीक है. अच्छा, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनका बिलीव था कि यहाँ पर जो है फ्री मार्केट है इकोनॉमी में. सही है. देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. जितनी ज़्यादा आप जो हो सप्लाई करोगी किसी भी कमोडिटी की उसकी डिमांड खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होगी. एंड इन दिस वे वी कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश और अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है. तो ये इकोनॉमिस्ट जो थे क्लासिकल के उनका बिलीव ये था कि हमारी इकोनॉमी फ्री हैंड है, इनविजिबल हैंड इसमें है. मार्केट फोर्सेस जो है वो खुद डिसाइड करती है कि उनको कितनी जो कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है, कितने सप्लाई अपने इंक्रीज करना है. And then in this way the demand will automatically generate वो जो डिमांड होती है वो खुद ब खुद ही जनरेट हो जाती है और उसके लिए आपको ये कंसीडर नहीं करना पड़ता है कि जितनी डिमांड है इकोनॉमी में आपको सप्लाई भी उतनी ही करनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर अगर हम चाहें तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी और बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. ठीक है. और डिमांड का कोई मसला नहीं होता उनके अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डिमांड का कोई मसला नहीं है. जितनी आप सप्लाई इंक्रीज करोगे डिमांड ऑटोमेटिकली जो है जनरेट होती चली जाएगी. ठीक है. इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. यानी कि क्लासिकल में जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट फॉलो करते हैं उन सबका कॉन्सेप्ट ये था और वो इस बात पे अग्रीड थे. ठीक है. नाउ The classical theory was propounded by Ricardo and Adam Smith. आपको जैसे पता है कि एडम स्मिथ और जो रिकार्डो हैं हम वो हमारे जो है इकोनॉमिस्ट हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के. तो उन्होंने ये क्लासिकल थ्योरी दी थी. क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू बेसिक नोशंस. ठीक है. क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो दो बेसिक जो लॉज हैं और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने दो लॉज बताए थे उसको बेस्ड करते हुए क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने अप्रूव किया और उसको आगे जो है फर्दर कंटिन्यू करा. तो इन दो थॉट्स में फर्स्ट वन इज सेल्स लॉ एंड द सेकेंड वन इज वेजेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. तो यहाँ पर दो तरह के हमारे पास जो है वो नोशंस हैं जिसको क्लासिकल्स जो हैं वो उसको बेस बनाते हुए अपनी थ्योरी उन्होंने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की आगे कन्वे की है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स लॉ है और वेजेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है. ये मैं आगे आपको चल के और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी फर्दर कि सेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से हम सेल्स लॉ जो है हेल्पफुल है हमारी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, क्लासिकल थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करने में, उसको और ज़्यादा एलैबोरेट करने में. ठीक है. इसी तरह से वेजेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी मैं फर्दर आपको आगे इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या होते हैं. ठीक है. तो ये दो वो नोशंस थे, ये दो वो इंपॉर्टेंट नोशंस थे जिनके बेस पर क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो है एक्सप्लेन की और इसको बेस बनाया. ठीक है. नाउ देयर आर सम अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट.
बेटा यहाँ पर कुछ assumptions हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की. These are the perfect competition. The second one is wages price flexibility. The third one is homogeneous labor. Fourth one is constant stock of capital and technology, or laissez-faire economy. All the unit produced are sold in the market. ये इनके assumptions है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. जब उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया तो सबसे पहले उन्होंने अपने assumptions दिए. जैसे आप सबको पता है कि कोई भी लॉ जब पास होता है, कोई भी लॉ जब इस्टेब्लिश होता है, तो उसके बैक साइड पे कुछ assumptions होती हैं, उसको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये assumptions दिए गए. परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यही है कि आपके पास जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स और अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स हैं किसी पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट के. परफेक्ट मार्केट है, वहाँ पर मोनोपोली बिल्कुल भी नहीं है. सही है, तो परफेक्ट कंपटीशन है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो. ठीक है. द सेकेंड वन इज वेजेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी. अच्छा, वेजेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वेजेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में ये है बेटा कि क्लासिकल कहते हैं कि वेजेस और प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली जो मार्केट फोर्सेस होती हैं, जो इनविजिबल हैंड है, वो खुद सेट करते हैं. ठीक है, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट और लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो इस बात पे जो है वो ट्रस्ट करते हैं और इस बात को पे फोकस करते हैं कि वेजेस और प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्सेस और एंड इट डिपेंड्स ऑन द इनविजिबल हैंड. ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि अगर जिस तरह से डिमांड ऑफ लेबर जो है वो इंक्रीज होगा, या फिर जो है उसकी जितनी ज़्यादा डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, तो आप उसकी सप्लाई भी उतनी ही इंक्रीज करोगे. और फिर जहाँ पर ये दोनों कर्व जो होंगे वो इंटरसेक्ट होंगे, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो वेज आ रही होगी वो सेट होगी. तो ये एक तरह से इन्होंने बताया कि ये जो वेजेस हैं ये सेट जो होती हैं ये कोई किसी की इंटरवेंशन नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये ऑटोमेटिकली हो रही होती है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू हो रही होती है. ठीक है, जितनी डिमांड होगी या जितनी सप्लाई होगी उस हिसाब से फिर वेजेस उस तरह से सेट की जाती हैं. जबकि ये अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है. हर जगह जो है कंट्रोलेबल सिचुएशन होती है. अदरवाइज क्लासिकल के थॉट के मुताबिक जो है वेजेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में इनविजिबल हैंड है. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज होमोजीनियस लेबर. बेटा आपको जैसे पता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो होते हैं उनमें डिफरेंस ये है कि होमोजीनियस मतलब कि तमाम लेबर्स को हम ये अज्यूम करेंगे तमाम लेबर्स में एक जैसी स्किल्स हैं, एक जैसे वो एक्सपर्टीज हैं, एक ही क्वालिटी है, एक जैसी नॉलेज है, स्किल्स हैं, एजुकेशन है, हर तरह की फीचर तमाम लेबर्स में एक जैसे हैं. और हम इसलिए जो क्लासिकल थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में लेबर्स फोर्सेस को जो है वो होमोजीनियस लेबर्स जो हैं वो अज्यूम किया जाता है. ठीक है. द फोर्थ वन इज कांस्टेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. अच्छा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहती है कि यहाँ पर स्टॉक ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है. सही है. कांस्टेंट से मुराद ये है कि आप ये नहीं देखोगे कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन स्टार्ट करो, बल्कि आप क्लासिकल क्या करता है, क्लासिकल कहता है जितना भी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए स्टॉक अवेलेबल है, यू मस्ट स्टार्ट द प्रोडक्शन टिल इट विल बी द एंडेड. ठीक है. वो कहता है कि उस वक्त तक स्टार्ट रखो प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी उस वक्त तक कंटिन्यू रखो जब तक कि जो स्टॉक है आपका वो एंड नहीं हो जाता. ठीक है. वो इस चीज पे फोकस नहीं करता कि डिमांड कितनी है, बिकॉज दे अज्यूम दैट द डिमांड विल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. तो उनका तो थॉट ये है कि भाई कांस्टेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल है और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास कांस्टेंट है. ठीक है. नाउ द फिफ्थ वन इज लेजी फेयर इकोनॉमी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये जो लेजी फेयर इकोनॉमी है बेटा, ये एक्चुअली जो है फ्री मार्केट को कह रहे हैं. मार्केट फोर्सेस या इनविजिबल हैंड की मैं बात करूँ कि कोई इंटरवेंशन नहीं है इकोनॉमी की, कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, बल्कि हर चीज़ मार्केट में ऐसे ही छोड़ दी गई है. और जिस तरह से डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई भी उसी तरह से इंक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट है क्लासिकल थ्योरी का. वो कहता है कि कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं है ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ द लास्ट वन इज ऑल द यूनिट प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड इन द मार्केट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सप्लाई वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते कि डिमांड क्या है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये है
कि जिस तरह से जितनी भी डिमांड होगी सॉरी सप्लाई होगी आपके इकोनॉमी में, तो डिमांड खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और वो उसी तरीके से वो कंज्यूम भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ये जो ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड इन द मार्केट में है, तो उनका कॉन्सेप्ट ये है, क्लासिकल थ्योरी के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट है आप प्रोड्यूस कर दो इन इंडस्ट्री, सही है, तो वो उसमें क्या 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, सही है। तो ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें डिवाइड होते हैं, उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने लैंड, लेबर, कैपिटल और वेजेस को जब वहाँ पर इंक्लूड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, देन दे विल गेट अगेंस्ट दिस एफर्ट सम रिम्यूनरेशन, ठीक है। अगर लेबर है तो वो वेजेस लेगा, अगर कोई लैंड अपने दे रहा है तो फिर उसका रेंट लेगा, सही है। जो अगर कोई जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इंटरेस्ट लेगा, प्रॉफिट लेगा, सही है। एंटरप्रेन्योर है तो वो अपनी जो भी उन्होंने जो एफर्ट्स किए होंगे उनका प्रॉफिट लेगा, सही है। तो इस तरह से जो है वो कहते हैं कि जो भी आप प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस करते हो उसमें जो लोगों की एफर्ट और मटेरियल लग रहा है, वो अल्टीमेटली वो दोबारा जो है आपकी इकोनॉमी में इन द शेप ऑफ योर अर्निंग और रिम्यूनरेशन जो है आपके पास वापस आ जाता है, एंड यू विल बी एबल टू बाय दी दैट पर्टिकुलर गुड्स फॉर द कंजम्पशन, जो कि आप लोगों ने जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस किए हैं, तो आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि आप उसको अपने कंजम्पशन के लिए भी खरीद सको, ठीक है। तो इन दिस वे दे जस्टिफाई दैट ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड इन द मार्केट, कि जो भी यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन के लिए फिर उनको इनकम भी दी जा रही है, सही है। और जब उनके पास इनकम आ रही है तो वो जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो वो सेल आउट हो जाते हैं उन्हीं लोगों के थ्रू, क्योंकि उनके पास इनकम होती है उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। Hopefully till here you have clear all the assumptions. Now here is the first one notions which is Say's law of market, ठीक है बेटा। हम यहाँ पर पढ़ेंगे Say's law of market के बारे में, कि Say's law of market का क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है, ठीक है। So here is J.B. Say's has given the law of market which is, अच्छा J.B. Say's जो है हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल के इकोनॉमिस्ट हैं ये, और उन्होंने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। वो कहते हैं कि सप्लाई जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, डिमांड विल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ठीक है। डिमांड खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सप्लाई जो है वो इंक्रीज करो, ठीक है। ये सेल्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसका लॉ है, ठीक है। एवरी इंक्रीज इन प्रोडक्शन मेड पॉसिबल बाय द इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी सोल्ड इन द मार्केट एंड देयर विल नो प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डिमांड, thus ओवर प्रोडक्शन इज रूल्ड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एवरी इंक्रीज इन प्रोडक्शन मेड पॉसिबल बाय इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हर इंक्रीज जो है वो पॉसिबल है अगर हम उसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें, सही है। और जैसे हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, हम अगर उनको इंक्रीज कर देंगे तो हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ना। और जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और हमने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया, बढ़ा दिए होंगे, तो उनकी इनकम भी जो है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको हमने लगाया है उनके अगेंस्ट उनको कोई इनकम चाहिए होगी, वो भी उनको मिल जाएगी। और इन दिस वे जो प्रोडक्ट जो है इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड हुई होगी, सप्लाई हुई होगी, वो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी क्रिएट हो जाएगी, लोग उसको खरीदने भी लगेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेल्स लॉ, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली लीड्स टू अ ग्रेटर मनी इनकम विच क्रिएट्स द मार्केट फॉर द ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। वो खुद ही कह रहा है, जो लॉ है वो खुद कहता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उतनी ही ज़्यादा जो है मनी इनकम इंक्रीज होगी, वो क्रिएट होगी, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड के थ्रू जो है वेजेस आपको मिल जाएंगी, उसके अगेंस्ट लेबर के लैंड के अगेंस्ट आपको जो है रेंट मिल जाएगा, लेबर के अगेंस्ट आपको वेजेस मिल जाएंगी, और इसके अलावा कैपिटल के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट आपको जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास आपकी इकोनॉमी में इनकम भी इंक्रीज हो रही है अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विच क्रिएट्स द मार्केट फॉर द ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूसेस। अच्छा, ये भी कह रहा है कि जिस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इस तरह से फिर वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होगा वो भी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा, जो कि आपकी नेशनल इनकम को भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है।
Now here is the another point, important point of sales law, which is process of capital accumulation and expansion of productive capacity continues till all the peoples are employed, no deficit demand. ठीक है, वो कहते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन और एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ती रहती है, उस वक्त तक बढ़ती रहती है जब तक कि लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड है। सेल्स का कहना ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है, अगर आप चाहो उसको तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी पूरा फुल अचीव कर सकते हो। ठीक है, सेल्स के लॉ में और हमारी थ्योरी ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो है उन्होंने एक अजम्पशन ये भी रखी है कि यहाँ पर ये होता है कि क्लासिकल ये कहते हैं और सेल्स ये कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमी चाहे तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकती है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन सेक्टर और प्रोडक्टिविटी। तो वो क्या करेगी, नंबर ऑफ लेबर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हायर करेगी। ठीक है, जब नंबर ऑफ लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करेगी फॉर द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो क्या होगा, इससे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और हम जो है वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो अचीव कर सके। ठीक है, इट इज एज पर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, जस्ट ऑल अबाउट द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आई एम सेइंग all these law about the income and employment theory under the concept of classical school and thought। ठीक है, income not spent on consumption is saved and becomes investment expenditure, hence investment equal to saving। अच्छा, यहाँ पर जो है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट ने एक और बात कही, वो ये कही कि इनकम जो है वो सारी की सारी जो है आपकी कंजम्पशन पे जो है वो इन्वेस्ट स्पेंड नहीं होती। ठीक है, अगर आप इनकम एंड कंजम्पशन का फॉर्मूला देखो, इनकम का फॉर्मूला देखो तो आपको लगेगा कि y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो वो कहते हैं कि आप जो ये कह रहे हो कि इकोनॉमी में जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जो भी इनकम अर्न हो रही है वो तमाम की तमाम जो है आपकी इकोनॉमी के लोग जो है वो कंज्यूम कर ले रहे हैं फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन योर कंट्री। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है कि अगर 100 रुपीज़ एक पर्सन अर्न करता है और उसके बाद वो पूरा का पूरा 100 रुपीज़ जो है अपनी कंजम्पशन में लगा देगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हर इंसान जो है कुछ ना कुछ पोर्शन जो है अपनी इनकम का सेविंग के लिए भी रखता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, तो सॉरी, तो यहाँ पर जो है इनकम के बारे में जब बात हो रही है तो वो क्योंकि सेल्स लॉ कहता है कि इनकम जो है वो इक्वल है कंजम्पशन प्लस सेविंग के, और सेविंग जो है वो आइडल मनी बन के तो नहीं रहता, बल्कि वो सेविंग्स जो होती हैं वो अल्टीमेटली कोई ना कोई उसको गेट करके इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आता है। ठीक है, और जब वो वही सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट बन जाती हैं तो फिर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्वल हो जाती है किसके, सेविंग्स के। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहला फॉर्मूला बताया कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो इसके वाइस वर्सा हम सेविंग को हटा के इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, दैट इज इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बोथ आर द करेक्ट फॉर्मूलाज। ठीक है ना, हियर इज द सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन किया है सेल्स लॉ ने, और इसके साथ साथ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। There is, of course, a serious omission in sales law if the recipient of income in this simple model save a portion of their income, consumption expenditure will fall short of total output and supply would no longer create its own demand। ठीक है, वो कह रहे हैं if the recipient of income in this simple model save a portion of their income, consumption expenditure will fall short of total output and supply would no longer create its own demand, consequently there would be unsold goods, falling prices, cut back in production, unemployment and falling incomes। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक क्रिटिसाइज हुआ है सेल्स लॉ के बारे में कि सेल्स लॉ अगर ये कहते हैं
कि इनकम जो है आप उसमें से कुछ प्रोपोर्शन जो होता है वो आप ये भी कह रहे हो एक वक्त में, तो आप ये कह रहे हो कि आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों की इनकम भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर दूसरे पल आप कहते हो कि सेविंग्स जो है वो भी मैटर करती है, यानी कि आपकी जो इनकम आप अर्न कर रहे हो उसमें से सारी की सारी आप कंजम्पशन नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बजाय कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो सेव भी कर रहे हो। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसमें आप कह रहे हो कि तमाम जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं वो तमाम के तमाम बिक जाएंगे, सोल्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है, जबकि लोग अपनी पूरी जब इनकम यूटिलाइज नहीं करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, तो हाउ कैन बी इट सोल्ड आउट। ठीक है, वो किस तरह से सोल्ड आउट होंगे, कुछ ना कुछ पार्ट तो उन गुड्स का बच जाएगा ना, कि जो लोगों ने जो है पैसे सेव कर लिए होंगे वो उन पैसों से वो गुड्स नहीं खरीदेंगे, तो वो पार्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो अनसोल्ड रह जाएगा। और इस तरह से क्या होगा फिर कि जब एक्सेस जो है सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी तो फिर क्या होगा, उन गुड्स की जो है प्राइजेस भी डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, और जब प्राइजेस डिक्रीज होंगी तो क्या होगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेस इंक्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कम से कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपनी प्राइस लेवल को स्टेबल कर सकें। और जब आप जो है प्रोडक्शन को कर्टेल करोगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप एम्प्लॉयमेंट की हैराकी जो होगी उसमें से लोगों को कर्टेल करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस तरह इंक्रीज होगा, और इस तरह से फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो ये बताना चाह रही है क्रिटिसिज्म से सेल्स लॉ के लिए कि आप एक जगह बोलते हो कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना सारा सेल आउट हो जाएगा, बट आप एक जगह ये भी कह रहे हो कि जो आपकी इनकम है टोटल उसमें से कुछ पोर्शन आप सेव भी करोगे। ठीक है, तो फिर सेल्स लॉ ने क्या किया, इस क्रिटिसिज्म का जो है वो एक सजेशन दिया और एक सॉल्यूशन दिया। ही सेज दैट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रूल्ड आउट दिस पॉसिबिलिटी by suggesting that savings would not really is a deficiency of total demand, because each and every rupee saved would be automatically invested by a business firm. That is, investment would occur to fill any consumption gap caused by saving leakage. ठीक है, अच्छा, सेविंग सेल्स लॉ ने फिर कहा इस क्रिटिसिज्म जो इनके लॉ पे हुआ, तो फिर उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैंने ये ज़रूर कहा है कि इनकम का एक पोर्शन जो है वो सेविंग्स के लिए जाएगा, बट मैं ये नहीं कहता कि वो सेविंग जो है वो एक आइडल मनी बन के रह जाएगा। ठीक है, बल्कि वो जो सेविंग्स होगा वो अल्टीमेटली वो जो है ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस साइड बन जाएगा। ठीक है, कि वो सेविंग्स जो होंगी लोगों की जो तो वो क्या होगी, वो अल्टीमेटली क्या होगी, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, लोग उसको इन्वेस्ट कर लेंगे उन सेविंग को डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, बिजनेस के इस तरह क्या होगा कि जो सेविंग का पोर्शन होगा, एक तो आपने अपनी इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स निकाल लिए, ठीक है, कंजम्पशन गुड्स आपने खरीद लिए, उसके बाद जो सेविंग की अमाउंट होगी उससे आप लोग कैपिटल गुड्स खरीदोगे। ठीक है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए खरीदते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो सेल्स लॉ ने कहा कि आप जो हो अपनी इनकम का एक पोर्शन तो कंजम्पशन गुड्स के लिए खरीद स्पेंड कर रहे हो, और दूसरा पोर्शन जो सेविंग जिसको कह रहे हैं वो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए वो कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हर एंगल से जो है आप अपने गुड्स को, अपनी कंट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको जो है वो परचेज कर रहे हो, उनको कंज्यूम कर रहे हो, भले इन द शेप ऑफ कंजम्पशन गुड्स और इन द शेप ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये बात अपनी क्लियर कर दी। नाउ हियर इज द ग्राफ ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी का। अगर आप इसको देखो तो आप यहाँ पर देखो कि हमने वाई एक्सिस में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है। ठीक है, और हमने ये जो एक्स एक्सिस है इसमें क्या रखा है, हमने यहाँ पर हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रखी है, और हमने बताया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल। ठीक है, तो अब हमें ये बताना होगा, अब देखो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट है जो कि आपको जो है ऑफर किया जाता है कि आप अपनी सेविंग्स की अमाउंट जो है वो अगर बैंक में रखवाते हो और उसको सेव करते हो तो आपको हम इतना % रेट देंगे, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और अल्टीमेटली दूसरी जगह जो है
क्या होता है इससे कि अगर लेट सपोज कि आपको सेविंग करने पे जो है, अगर आप बैंक अकाउंट में अपने पैसे सेव करवाते हो, एज एन आइडल मनी इसको रखते हो और उसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। ठीक है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी कि लोग प्रेफर करेंगे कि भाई हम जो है किसी थर्ड पर्सन को अपने पैसे देके वो कहीं इन्वेस्ट करने की जगह जो है हम इसको सेव करके हाई इंटरेस्ट जो है वो इंजॉय करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं पर किसी प्रोजेक्ट में करेंगे तो वहां पर रिस्क होगा लॉस का भी। ठीक है, या हो सकता है जितना एक्सपेक्टेड आपने प्रॉफिट सोचा हुआ है उतना मिले ना, लेकिन आपको पता है कि आप सेविंग करोगे किसी बैंक में, किसी अकाउंट में, उसको ऐसे ही रख दोगे तो आपको एक फिक्स प्राइस जो होगी इंटरेस्ट रेट की वो आपको मिलती रहेगी। सही है, एज एन इनकम। ठीक है, तो लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है, डिस्करेज होना शुरू हो जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, इसी के वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं कि अगर गवर्नमेंट जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम कर देती है, लेट सपोज कि उसने पहले जो है आपको ऑफर किया हुआ था 15%, तो आप बहुत खुश थे और आप सेविंग जो है डायरेक्टली बैंक में करवा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया है इस साल। और अब आपको जो है ये लगता है कि अगर आपने बैंक अकाउंट में सेव किया अपने अमाउंट को तो वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, अदर देन ये कि आप जो हो उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आओ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 15 या 20% भी मिल सकता है। ठीक है, बट हियर इज द रिस्क ऑल्सो अटैच विद इट। लेकिन फिर भी आप को ये लगता है कि रिस्क तो है, लेकिन फिर भी अगर 20% मुझे मिल जाता है प्रॉफिट तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है बेटा, तो लोग फिर डाइवर्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ एंड दे स्विच टुवर्ड द सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इन्होंने बताया कि जब ऐसी सिचुएशन जब होगी कि जब जो है सेविंग का कर्व जो होगा हमारा वो और इन्वेस्टमेंट का कर्व इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर होगी कि वहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। दैट इंटरेस्ट जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये इस चीज़ को शो करेगा कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल हो गई है। भले आप इन्वेस्टमेंट करो या फिर आप सेविंग करो, यू विल गेट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी क्या है यहाँ पर। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास assumptions दी हुई है, assumptions of Sales law। ठीक है बेटा, there are some assumptions of Sales law। First one is optimum allocation of resources। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं सेल्स लॉ कि हमारी इकोनॉमी में नो मैटर ये ना देखा जाए कि कितनी डिमांड है, बल्कि हमें प्रोडक्शन और सप्लाई अपनी इंक्रीज करनी चाहिए टिल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हमें अपनी रिसोर्सेज जहां तक हमारे पास है, एज यू नो दैट वी हैव द कांस्टेंट रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए जितनी भी हो सकता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, अपनी सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर दें। ठीक है, और डिमांड तो जैसे इनके अकॉर्डिंगली जो है सेल्स के अकॉर्डिंगली डिमांड खुद ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग दी सप्लाई। ठीक है, ये फर्स्ट अजम्पशन है इनकी सेल्स की। द सेकंड अजम्पशन इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम। आपको पता है परफेक्ट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देयर इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। सही है, द थर्ड वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सही है, फोर्थ वन इज सर्कुलर फ्लो। अच्छा, सर्कुलर फ्लो की जो बात हो रही है तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर फ्लो जो है वो यहाँ पर उसको रिलेट किया गया है, जो हमने प्रीवियस सेशन में हमारा नेशनल इनकम पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा होगा सर्कुलर फ्लो आपने पढ़ी थी 2 सेक्टर इकोनॉमी की। ठीक है, जिसमें आपको पता था कि हाउस होल्ड जो है वहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निकलते हैं और आपकी इंटरप्राइज या बिजनेस है उसके अंदर जाते हैं, फिर इंटरप्राइज से आपको रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट की शेप में जो है आपको इनकम मिलती है आपकी हाउस होल्ड को, एंड देन योर हाउस होल्ड विल यूटिलाइज इट फॉर द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो सेल्स लॉ है वो इस असम्पशन को बहुत ज़्यादा कंसीडर करता है नेशनल इनकम के, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को, और वो 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करता है। ठीक है, अच्छा, fifth one is saving and investment equality. It is also the assumption of sales law which I described you before.
before it in the depth way. If you have any query, so you can ask in my WhatsApp number. And the last one is long term concept. ठीक है बेटा, जैसे आपको पता है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो हमेशा जो कॉन्सेप्ट है उनका वो लॉन्ग टर्म फेनोमेना पे है, लॉन्ग टर्म के बारे में वो व्यू करते हैं, व्यू पॉइंट करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। जबकि केनेजियन की मैं बात करूँ तो केन्स थ्योरी जो है, केन्स स्कूल ऑफ थॉट जो है वो शॉर्ट टर्म फेनोमेना की बात करता है, शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट्स लेकर वो आते हैं। ठीक है, तो इनका अजम्पशन जो है, इनके लास्ट अजम्पशन में लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट भी है कि वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कोई भी लॉ पास करते हैं। ठीक है, नाउ हियर इज द सेस लॉ इन बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पर इन्होंने बार्टर इकोनॉमी एंड मॉनेटरी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपको शो किया है। इन बार्टर इकोनॉमी द प्रोड्यूसर अंडरटेक टू प्रोड्यूस द गुड्स आइदर टू कंज्यूम और टू एक्सचेंज देम फॉर अदर गुड्स विच दे नीड फॉर द कंजम्पशन। एज यू नो अबाउट द बार्टर सिस्टम के थिंग्स एक्सचेंज अगेंस्ट द थिंग्स, तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ सप्लाई और प्रोडक्शन, आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते चले जाएं, नो मैटर कि अगर वो अगर सेल आउट नहीं भी होती तो वो एक्सचेंज हो जाएगी फ्रॉम द अनदर गुड्स। ठीक है, हो सकता है कि आपको जो है वो मार्केट में जो है आपको मॉनेटरी वैल्यू ना दे, बट वो बार्टर सिस्टम के थ्रू आपको कोई अदर गुड्स की फैसिलिटी दे दे, आप अपने गुड्स को किसी से रिप्लेस कर लो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है सेल्स लॉ में बार्टर इकोनॉमी का। एवरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन हिज ओन पर्सनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, हर प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंट्री की और अपनी रिक्वायरमेंट के अलावा, विद द इंटेंशन दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी ब्रॉट इनटू द market for exchange with the goods and services produced in excess by the other producers। ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम इकोनॉमी का जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, where the things exchange against the things, hence the aggregate supply becomes equal to the aggregate demand। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो पूरी ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए होते हैं उनकी जो सप्लाई होती है विल बिकम इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, it is the concept of sales law in the perception of barter economy. Now the another one is sales law in monetary economy. These both concept says given to us here in a monetary economy, goods and services are produced throughout the year by the combination of the four factor of production, as I told you before. They are given rewards in the form of as rent, wages, interest and profit respectively for the services rendered or the goods provide। सही है, so the consumer pay back these rewards in the form of prices to the firms for the product of goods and services purchased। ठीक है, तो एक इनका कॉन्सेप्ट ये है कि बार्टर सिस्टम के अगेंस्ट वो गुड थिंग्स को जो है वो रिप्लेस कर ले और थिंग्स को एक्सचेंज कर ले अगेंस्ट द अनदर वन थिंग्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो सेल आउट करते हैं टू द अनदर पर्सन अगेंस्ट द मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, these both concepts has given to us in the classical school of thoughts। Now here are some criticisms of sales law। ठीक है, sales laws of market can only be applied in one industry or firm and is not applicable on the whole economy as desired। For example, as a result of overproduction in the industry, there will be unemployment and hence reward or two factor of production will be cut down under फ्री कंपटीशन। ठीक है, वो कहते हैं कि सेल्स लॉ का जो ये लॉ है ये जस्ट एक फर्म या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में तो हो सकता है, बट ये ओवरऑल इकोनॉमी की तमाम इंडस्ट्री के बारे में नहीं हो सकता। बिकॉज अगर हम ओवर प्रोडक्शन करते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ओवर प्रोडक्शन के बाद एक हमारे पास सिनेरियो वो आएगा जिसमें हमें क्या करना होगा, अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल करना होगा, और जब हम प्रोडक्शन को कर्टेल करेंगे अपनी, तो हमें जाहिर सी बात है अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो हैराकी होगी उसमें से एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी कर्टेल करना होगा, जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी और इस तरह से फिर क्या होगा, लोगों को की जो इनकम होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू सेल्स price of goods are highly flexible at the full employment level, due to which aggregate supply of goods adjust with the aggregate demand for it and eliminate any possible sign of overproduction and unemployment। However, in today's world, prices of goods and services are generally stable. Hence, in this case of absolute prices, overproduction cannot be eliminated and consequently unemployment take place। अच्छा, जहां पर सेल्स लॉ ने एक और बात कही थी वो थी फ्लेक्सिबिलिटी की, हाईली फ्लेक्सिबल एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है,
कि फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप अचीव कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, तो उन्होंने आपको बताया था कि आपके पास जो है इनविजिबल हैंड है मार्केट में, आपके पास देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ एनी गवर्नमेंट, इफ देयर इज द डिमांड ऑफ द लेबर फोर्सेस, सो सप्लाई विल आल्सो इंक्रीजेस और इट विल ऑटोमेटिकली सेट द वेज रेट। वो फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पर कि अगर आपके पास डिमांड कम होगी तो जो है आपका जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो भी कम होगा, और इन दिस वे वी कैन गेट द लो वेजेस। और अगर जो है डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगा और वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है यहाँ पर। और द लास्ट वन है सेज थ्योरी इज एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के बारे में उसने उसको रेफर करते हुए अपना लॉ पास किया था। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलरेडी नाउ दैट पीपल गेट देयर रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। जैसे हमें पता था कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बाय दैट वी गेट द इनकम. So it is not possible that we will consume all the income in the consumption goods. There is the another way. Now, in reality, demand for consumer goods take place immediately, but the demand for capital goods take place sometimes to be initiated as the people would first think about their investment project. ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा था कि भाई कंज्यूमर गुड्स के अलावा जो है हमारे पास कैपिटल गुड्स भी होते हैं, जो सेविंग का पोर्शन होगा लोग इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको कैपिटल गुड्स खरीदने होंगे। तो इन दिस में वो कह रहे थे कि आपकी जो प्रोडक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो लोग खुद ब खुद ही खरीदेंगे, चाहे वो कंजम्पशन गुड्स के परसेप्शन से खरीदें या फिर कैपिटल गुड्स के परसेप्शन से खरीदें। बट वो कहते हैं कि देयर इज द think of the people that what they would think about their investment project, कि वो क्या सोचते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करनी भी है कि नहीं करनी। जरूरी तो नहीं है कि हर सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए। माइट बी पॉसिबल देयर आर मैनी ऑफ द पीपल्स हु वांट टू सेव देयर मनी इंस्टेड ऑफ इन्वेस्ट इट इन अनदर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है सेल्स लॉ के, जो कि जाहिर सी बात है केनेसियन स्कूल ऑफ थॉट नहीं दिए थे और उनकी जो थ्योरी थी उसको जो है उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो दूसरी बात की थी सेल्स लॉ के अलावा, वो की थी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज एंड प्राइजेस की। ठीक है बेटा, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज एंड प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अज्यूम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइजेस और ऑफ रियल वेजेस। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया है यहाँ पर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वेजेस अर्निंग को कांस्टेंट रखा है और यहाँ पर जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेबर की वेज को जो है उन्होंने आइडियलाइज किया है। दे बिलीव दैट इफ द वेज रेट वाज फ्लेक्सिबल अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी वुड ऑलवेज बी एबल टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई अगर वेज रेट जो है वो आपका जो भी है वो फ्लेक्सिबल होगा कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में, तो फुल एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सही है, इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट डिमांड वुड बी सफिशिएंट टू एब्जॉर्ब द फुल कैपेसिटी आउटपुट। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपके पास फर्स्ट ऊपर वाले ग्राफ में आप नंबर 1 फिगर में देखिए आप, तो यहाँ पर आपके वाई एक्सिस में इन्होंने वेजेस जो है रियल वेजेस वो शो किए हुए हैं और नीचे आपके पास लेबर नंबर ऑफ लेबर या सप्लाई और डिमांड ऑफ लेबर जो है वो जो है एक्स एक्सिस पे रखा है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जितनी सप्लाई है या जितनी डिमांड है उस हिसाब से अगर सप्लाई है, तो जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज द पॉइंट वेयर द वेजेस आर एक्सेप्टेबल एंड दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट वी कैन अचीव आवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अब इसी को अगर हम जो है नीचे ले जाएं तो यहाँ पर देखिए आउटपुट है जो यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए थे और यहाँ पर ये लेबर है। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं कि इतना नंबर ऑफ लेबर्स हमें रिक्वायर्ड है, इतने की डिमांड है और यही इतने ही सप्लाई हो रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आकर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमें बता रही है कि वी मस्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एट दिस लेवल। ठीक है, हमें ये QO क्वांटिटी के जो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस करने चाहिए और जो हमें नंबर ऑफ लेबर्स हैं जिनकी डिमांड जितनी थी और वो एग्रीड हो रहे थे कि भाई इतनी नंबर ऑफ लेबर्स जो हैं जितनी इनकी डिमांड है और हम जो है उनको इतनी वेजेस दे सकते हैं, तो सप्लाई भी उतनी हुई। ठीक है, तो here we can say that we will at this point we are achieving the फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जहाँ पर जो है हमारा लेबर फोर्स जो है वो अग्रीड है कि हाँ हम इस वेज रेट पे काम करने को तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब डिमांड इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज हुई। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर ये हुआ कि जब आपने देखा कि जो लेबर फोर्स है वो इस पॉइंट पे आके एग्रीड है कि हाँ इस वेज लेवल पे मैं काम करने को तैयार हूँ, ठीक है। जब लेबर फोर्स इस वेज रेट पे काम करने को तैयार है तो फिर हमने क्या किया, हमने एक अनदर वन जो ग्राफ है वो प्लॉट किया और हमने यहाँ पर बताया कि इस वेज रेट पे जो लेबर क्वांटिटी काम करने को तैयार है तो उस वेज रेट पे हमारे पास आउटपुट लेवल इतना ही प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। एंड देन इन दिस वे वी गेट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। Now I'm moving to the next slide. Here are the some roles of prices and full employment determinations. Okay, so these are also say that classical economists believe that the prices of goods and services and wages of the laborers are highly flexible, due to which aggregate supply of goods and services adjusts itself with the aggregate demand and therefore the level of full employment is automatically maintained, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं और वेजेस ऑफ लेबर हैं ये हाईली फ्लेक्सिबल हैं और जो है ये इस पे इनविजिबल जो हैंड हैं उनके थ्रू ये एडजस्ट होती हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अपना खुद सेट करती हैं। देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनी अदर थिंग। सो यहाँ पर ये जो है इनविजिबल हैंड का यहाँ पर वर्क होता है। देयर इज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑटोमेटिकली मेंटेन। और यहाँ हमने इससे पहले भी assumptions की बात की है, लेकिन यहाँ पर एक दफा और मैं रिव्यू करवा देती हूँ assumptions को। There is the perfect competition in all the industries, as you know. Labor is the only variable factor of production and all the other factors of production remain constant. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लासिकल ने यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लेबर फोर्स की बात की है और उनकी वेज रेट की बात की है और अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखा है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन देयर फाइनल फॉर्म, सही है। गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अपने फाइनल फॉर्म में जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उनको कंसीडर किया गया है, यहाँ पर फिनिश गुड्स को कंसीडर किया गया है। देयर इज नो यूज ऑफ प्राइमरी गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनली दे अज्यूम दैट देयर इज टू बी नो चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट एज वेल, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इस बात को भी कह दिया कि सप्लाई ऑफ मनी की असम्पशन को और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन दोनों चीजों को इन्होंने यहाँ पर कांस्टेंट अज्यूम किया है, ठीक है। यानी कि ना सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है और ना ही वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है, यानी ईच नंबर ऑफ रुपी जो है वो कितनी दफा सर्कुलेट होता है इन द इकोनॉमी। तो जितनी दफा पहले हो रहा था अभी भी उतनी ही टाइम हो रहा है, ना इसमें कोई अप आया है ना कोई डाउन आया है, ठीक है। देयर इज नो चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। नाउ देयर इज द कंक्लूजन ऑफ क्लासिकल थ्योरी. So to sum up, however, the classical system depend upon three central proportions, ठीक है। Propositions क्या है वो? Number one is saving and investment depends on the rate of interest. As I told you before कि saving और investment जो है वो आपकी rate of interest पे depend करती है। अगर high होगा rate of interest तो people move toward the saving into the bank account, और अगर rate of interest low होगा so people will be diverted toward the investment, ठीक है। In this way, the next one is wages, prices and interest rate are flexible, ठीक है। wages, prices और interest rate जो है वो flexible है और ये मैंने आपको पहले भी बहुत डेप्थ में बताया है। The last one is the economy is characterized by competitive forces in both product and resources market, ठीक है। Given these conditions, there would be neither deficiency of aggregate demand nor overproduction. The end result would be full employment, ठीक है। इनका कंक्लूजन फाइनली ये है कि जितने भी सप्लाई एक्सेस कर दो आप, वो किस पे डिपेंड करती है? रिसोर्सेज, कांस्टेंट रिसोर्सेज पे। आप ओवर प्रोडक्शन यहाँ पर कोई नहीं होती, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है इट विल बी कंज्यूम्ड इन द फ्यूचर। और फुल एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा डेफिनेटली अचीव होती है एज पर क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। नाउ there are some types of unemployment which I want to explain to you. There is the voluntary unemployment. This means unemployment by one's own choice. This also means that people simply do not want to do productive work. Instead, they want to remain unemployed. Example politician की यहाँ पर दी है इन्होंने कि भाई जो वो लोग जो कि काम नहीं करना चाहते प्रोडक्टिव वे में, लाइक पॉलिटिशियंस, ठीक है। कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते, जस्ट वो कुछ बोलते हैं और बस
काम हो जाता है वो अनएम्प्लॉयड कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड पर्सन है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड पर्सन में वो ग्रेजुएट्स आ जाते हैं जो न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वो सर्चिंग में होते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट की और उनको अभी तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली होती है, दे आर फाइंडिंग देयर जॉब, सो दैट कैटेगरी ऑफ पीपल्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। Now, the structural unemployment. Structural unemployment की अगर मैं बात करूँ तो structural unemployment is the result of change in the structure of the economy of a country. ठीक है बेटा, आपने देखा होगा आज के एरा में जो है हायरार्की जो है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस की जा रही है, जस्ट टू कर्टेल द कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट कम करने के लिए हायरार्की ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम की जा रही है और उसकी जगह ले ली एडवांस टेक्नोलॉजी ने। इन दिस वे क्या हो रहा है, जो लोगों को जॉब से निकाला जाता है, जहां पर पहले 4 लोग काम करते थे अब एक काम कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो इन दिस वे दोज पीपल हु आर फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब, दिस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में हमारे पास सीजनल जो लोग होते हैं सीजन्स में काम करते हैं और जब सीजन खत्म हो जाता है तो फिर वो जॉबलेस हो जाते हैं, फिर वो अपकमिंग दूसरे सीजन का वेट करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो ऑन एंड ऑफ काम कर रहे होते हैं, दैट पीपल्स लाई इन द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज ऑल्सो मेंशन दीज इम्परफेक्शन अकर ड्यू टू द सीजनल नेचर ऑफ जॉब्स, नेचुरल कैलामिटीज, इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर्स। अगर लेबर फोर्स जो है वो इम्परफेक्टली जो है मोबिलाइज हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, शॉर्टेजेस इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास इतना रॉ मटेरियल ही नहीं है कि आप लोगों को हायर करके उनको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर आओ, आपके अंदर लैकिंग है। तो इन दिस वे दैट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। Now, the technological unemployment, this occur as a result of a change in the production of technology, automation of replacement of workers by machines as robots are used in these factories, ठीक है। तो जो लोग जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो रिप्लेस कर दिए गए हैं फ्रॉम द वर्कर टू द मशीनरीज, दिस टाइप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब बिजनेस साइकिल में जब डिप्रेशन का टाइम आता है तो क्या होता है, जब कंपनी को कंटिन्यूसली बहुत डाउनफॉल हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, तो वो क्या करती है अपने पास से जो है वो एम्प्लॉयमेंट को निकालना शुरू कर देती है, एम्प्लॉयमेंट level reduce करने लगती है। This type of employment which is fired by the reason of depression phase, so this types of unemployed person we call cyclical unemployment, ठीक है। So beta hopefully all the concept of this chapter regarding this chapter have been clear to you. If you have any queries so you can ask me in my WhatsApp number. तो अब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी मैं। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।